हेलो 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 हेलो। हाँ जी। तो कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छी बात है। तो जहां से हमने कल छोड़ा था ना, वहीं से एक बारी वहां से आगे बढ़ते हैं। और पहले आप ये नोट कर लो जो स्क्रीन पे है। उसके बाद हम आगे आगे बात करते हैं। पॉज करके ये नोट कर लो। ये भी डिस्कस नहीं करेंगे, डिस्कस थोड़ा लेट करेंगे इसको। ठीक है। ये सारा नोट कर लो यहाँ तक। ठीक है, डन। ओके। तो अब हम आगे चलते हैं। देखो, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना, उसको प्रिपेयर करने के लिए ना कुछ अकाउंट है जो बनाने पड़ते हैं। दरअसल क्या है, कैश फ्लो को डिटरमिन करने के लिए, निकालने के लिए ना, कैश फ्लो कितना है कितना नहीं है, क्या क्या ट्रांजेक्शन है, उसके लिए अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, और भी अकाउंट हो सकते हैं। जैसी नीड होगी उस हिसाब से देखेंगे। राइट। बट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के जो अकाउंट है वो नहीं बनेंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है? बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड, या फिर जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट्स होती है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज कहते हैं जिनको। ठीक है। उनको छोड़ के बाकी सबके अकाउंट बनते हैं जिसकी जरूरत होती है। ठीक है। आगे चलते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं एक बार फिक्स्ड असेट्स अकाउंट। फिक्स्ड असेट्स अकाउंट कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग टू मेथड्स। इसको प्रिपेयर करने के दो मेथड है। ठीक है। दो मेथड है इसको प्रिपेयर करने के लिए। अब वो दो मेथड क्या है? एक तो वो जब फिक्स्ड एसेट्स कॉस्ट पर दी हो। ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स कहाँ हो? एट कॉस्ट, बैलेंस शीट में। ठीक है। और इसके अलावा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी हो अलग से, या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कह सकते हैं इसको। राइट। तो किसी भी नाम से हो सकता है। जब डेप्रिसिएशन और जो फिक्स्ड एसेट्स है उसको अलग अलग दे रखा है बैलेंस शीट में, तब की बात कर रहे हैं। तब हम कौन सा मेथड फॉलो करेंगे? ये वाला मेथड जो अभी समझ रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन में जिस हिसाब से गिवन होगा उस हिसाब से करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट होगी उसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर कॉस्ट पर है और डेप्रिसिएशन भी है, तो हम फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ये दोनों प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। ओके सर। दोनों प्रिपेयर कैसे करेंगे? ये इसको समझने के लिए ना एक बार एग्जांपल लेते हैं एक। ठीक है। उसके बाद फिर मैं इस पे आता हूँ। तो एग्जांपल है, देखो जो मैं अलग अलग होने की बात कर रहा हूँ ना, तो अलग अलग से मेरा मतलब है, ये मशीन जो है यहाँ देखो कॉस्ट पे है ना, यहाँ क्या कॉस्ट पे है मशीन। राइट। और डेप्रिसिएशन अलग से है। इसका मतलब कौन सा मेथड लगेगा? मतलब हमें फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट भी बनाना है, मतलब मशीन अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है। राइट। और इन दोनों को एडजस्ट करते हुए फिर हमें क्या निकालना है? कैश फ्लो निकालना है। ये पेटेंट्स अकाउंट अलग से दे रखा है, तो ये नॉर्मल प्रिपेयर होगा जैसे होता है, तो इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी खास। और इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 40,000। एक मशीन है जिसकी कॉस्ट कितनी है? 40,000। ठीक है। और उस पे जो डेप्रिसिएशन है वो 24,000 है। उसको भेज दिया कितने में? 20,000 पे। ठीक है। समझ में आ रहा है यहां तक? और इसके अलावा पेटेंट्स हैं, उनको राइट ऑफ किया है 40,000 का। और कुछ पेटेंट्स जो है उनको 20,000 में बेच दिया। ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं एक बारी सॉल्यूशन पे। तो आपसे पूछना चाहता हूँ एक बार मैं, जो ये मशीन अकाउंट बनेगा, तो इसमें ओपनिंग तो ये आ जाएगा, क्लोजिंग ये आ जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ऑब्वियस सी बात है। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में भी ये क्लोजिंग आ गया, ये ओपनिंग। राइट। और इसी इसी तरह से पेटेंट्स में भी ये क्लोजिंग ये ओपनिंग, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, हमें ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, हमें ये पता है कि एसेट्स जो होती हैं उसका बैलेंस डेबिट होता है, और जो लाइबिलिटीज होती है उनका बैलेंस क्रेडिट होता है। राइट। और जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो एक तरह से लाइबिलिटी ही होती है हमारे लिए, और उसका बैलेंस क्रेडिट होता है। हमें पता है ये वाली बात, हमने क्लास 11 से सीख रखी है। क्लास 11 में जो हमने डेप्रिसिएशन चैप्टर किया था तब भी सीखी थी। और इसके अलावा जब हमने जर्नल एंट्रीज में लेजर लेजर पोस्टिंग कर रहे थे ना, जहां ओपनिंग बैलेंस दिया होता था, तो वहां भी हमने सीखी थी ये वाली बात।
मतलब मल्टीपल टाइम्स हमने बचपन में कर रखी है चीज, बचपन मतलब क्लास 11th। ठीक है, तो यहाँ मशीनरी अकाउंट जब हम प्रिपेयर करेंगे, ये ओपनिंग यहाँ आ गया, डन। ये क्लोजिंग यहाँ आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। इसके अलावा अब यहाँ से प्रॉफिट कितना हुआ बता सकते हो आप? प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ से? अगर एक सामान है जो 40,000 का है, राइट, और वो 24,000 का उस पर डेप्रिसिएशन है, तो इसका मतलब उसकी कॉस्ट कितनी हुई? 40 का है और 24 का उस पर डेप्रिसिएशन है, इसका मतलब उसकी जो WDV है वो कितनी बची है बैलेंस अब? 16,000। ओके सर, बट उसको कितने में भेजा है? 20 में, इसका मतलब क्या है? 4,000 का प्रॉफिट है। यहाँ 4,000 का प्रॉफिट लिख दिया। ये कैसे आया? 20,000 की क्या है? सेल वैल्यू, राइट। और क्या है इनका नेट? कॉस्ट कितनी बची है अभी हमारे पास? ये है 16,000। और फिर बैलेंस कितना बचा? 40,000, जो कि 4,000, 40,000 ये आ गया। ठीक है, प्रॉफिट हम डेबिट में ही दिखाते हैं। ये आपको प्रॉफिट निकालना आ गया? हाँ ठीक है सर। इसी तरह से जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, उसका डेबिट, उसका जो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ओपनिंग यहाँ आ गया, क्लोजिंग यहाँ आ गया। सिंपल है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये 24,000 जो डेप्रिसिएशन है, जो मशीन मशीन बेची है, आपको याद है कि जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर हम अकाउंट मेंटेन करते थे अलग से, या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो वहां से उतना ही डेप्रिसिएशन अलग निकाल के हम मशीन अकाउंट में भेज देते थे, जितना हम मशीन सेल करते थे उसका डेप्रिसिएशन जितना भी होता था, उसको हम भेज देते थे मशीनरी अकाउंट में। तो यहाँ हमने मशीनरी अकाउंट में ही भेजा है। यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, हॉटस्पॉट हो गया ज्यादा। ठीक है ना? तो जितना मशीनरी अकाउंट में, मतलब जो मशीन बेचते थे, उतना हम कहाँ डेप्रिसिएशन में डाल के उतना हम ट्रांसफर कर देते थे, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस निकालना है हमें। और बेचा कितने में? 20,000 में, गिवन है क्वेश्चन में ये तो, राइट। 20,000 में बेचा है, 40,000 की उसकी कॉस्ट थी, और 24,000 उस पे क्या था? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था, राइट। तो क्या हुआ? 20,000, 24,000, ठीक है, जो बैलेंस बचा 4,000 हमारा प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ अलग से कैलकुलेशन करी है हमने, स्टार दे के यहाँ कैलकुलेशन कर रखी है। ठीक है, और और फिर क्या हुआ? टोटल लगाया यहाँ का 464, 464, बैलेंसिंग फिगर आई 60,000। इसको हम क्या कंसिडर करेंगे? परचेज, राइट। इसको हम क्या कंसिडर करेंगे? परचेज, बैलेंसिंग फिगर। क्योंकि देखो, अगर बैलेंसिंग फिगर इधर आ रहा है, तो बैलेंस कुछ ना कुछ तो क्या होगा, या तो वो खराब हो गया होगा, क्या होगा, लेकिन मोस्ट लॉजिकल अजम्पशन क्या बनती है कि वो परचेज किया होगा, तभी उसका बैलेंस बढ़ा है। ठीक है, ये क्लियर है आपको? हाँ सर क्लियर है। और इसके अलावा जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ये सारी चीज तो गिवन थी, सारी चीजें गिवन थी, ये जो मैंने हाईलाइट करी है अभी। क्या गिवन ना, बैलेंसिंग फिगर क्या बची थी? डेप्रिसिएशन, जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है। क्या करते थे एंट्री हम? याद है किसी को? डेप्रिसिएशन अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यही करते थे ना। यही यहाँ करी हमने, प्रॉफिट एंड लॉस में भेज देंगे डेप्रिसिएशन को। और ये जो 34,000 डेप्रिसिएशन आया, ये कहाँ जाएगा? ये ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा। एक्चुअली ये कोई एक्टिविटी नहीं है, नॉन कैश एक्सपेंस है ना, तो वहां ऐड कर देते हैं, लेकिन अभी ऑपरेटिंग पे हम फोकस नहीं कर रहे, सिर्फ मैंने बता दिया है। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला? एक तो ये अमाउंट, और एक ये, यही तो है बस दो कैश फ्लो अभी तक।
यही है ना, कहीं और बैंक का बैलेंस तो दिख नहीं रहा है। हाँ यही है। आगे आते हैं पेटेंट्स। पेटेंट्स में क्या है, ओपनिंग और क्लोजिंग देखते हैं एक बार। 1,60,000 और 280। 280, 1,60,000, और हमें गिवन था ना 40,000। राइट ऑफ क्या है, इसका मतलब अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक ही चीज है, बस अमोर्टाइजेशन किसके लिए यूज करते हैं हम, इंटेंजिबल एसेट्स के लिए। पेटेंट्स हमारा इंटेंजिबल एसेट है ना, और जो टेंजिबल एसेट्स होते हैं उनके लिए डेप्रिसिएशन यूज करते हैं, जो डेप्रिशिएबल एसेट्स होते हैं। ठीक है। और जो इस पे प्रॉफिट आया वो 20,000। ये कैसे आया, कैसे आया ये, गिवन है। सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹20,000। ठीक है, 20,000 ये आ गया। इसका टोटल किया हमने, तो बैलेंस शीट फिगर क्या आया, 1,00,000 रुपए। ये क्या है, सेल है। ठीक है, तो कैश फ्लो क्या बचे, तीन। तीन कैश फ्लो है यहां तक। एक, दो, और ये तीन। ठीक है, और कोई तो नहीं है ना। हाँ सर बिल्कुल नहीं है। 1, 2, 3, 20,000, 60,000 नेगेटिव और 1,00,000 पॉजिटिव। नेट क्या बचा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सिर्फ इन्वेस्टिंग ही पूछा था इसमें क्वेश्चन में, और डिटेल भी थी सिर्फ इन्वेस्टिंग के लिए ही। ठीक है, देखो प्रोसीड्स हैं, ये सेल किया है हमने तो कैश आया है। हाँ पैसा आया है। पेमेंट करेंगे मतलब परचेज करेंगे तो पेमेंट होगी, उसमें पैसा जाएगा। इसके अलावा अगर हम सेल करेंगे पेटेंट्स को, वहां से भी पैसा आएगा, तो उसको पॉजिटिव लिखा है। यहाँ आ गया हमारे पास नेट 60,000 कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आई होप क्लियर है, यहां तक क्लियर है। आप नोट करना चाहोगे इसे एक बार। हाँ सर बिल्कुल नोट करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके ना उसमें दे रखा है, टीएस ग्रेवाल से लिया है मैंने क्वेश्चन। ठीक है, इलस्ट्रेशंस में है, तो आप एक बार नोट कर लो इसको, क्वेश्चंस देख लो क्या है, और उसके बाद आप इसको नोट भी कर लो। स्क्रीनशॉट ले लो, या जैसे भी आपको बस ठीक लगे, पॉज करके नोट कर लो, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अब हम आगे चल रहे हैं। आगे चलो, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। तो देखो, यहां मैंने क्या समझाया आपको, यहाँ यही समझाया ना कि जो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बनेगा कॉस्ट पर है, तो हम कॉस्ट की बात करेंगे सिर्फ यहाँ। ओपनिंग बैलेंस तो यहाँ आ जाएगा, सिंपल। और जो प्रॉफिट होगा वो इस साइड आ जाएगा, और इसके अलावा जो परचेज होगी वो इस साइड आ जाएगी डेबिट में। परचेज का मतलब डेबिट होना चाहिए ना, क्योंकि बैलेंस बढ़ेगा, एसेट है। और सेल का मतलब क्रेडिट होना चाहिए, क्योंकि एसेट है, घटेगा बैलेंस। और इसके अलावा जो जितना हम एसेट को बेचेंगे, देखो ये बेचने वाले का है सिर्फ, उतना डेप्रिसिएशन यहाँ आएगा। बाकी डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, जो हर साल हम चार्ज करते हैं वो जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। ठीक है, वो इधर आएगा। और इसके अलावा ये रहा डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। इसके अलावा जो डेप्रिसिएशन है ना, जिसको हमने बेचा है, वो वाला डेप्रिसिएशन यहां से निकल के चला जाएगा एसेट अकाउंट में, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट में, यहां से जाके यहाँ आ जाएगा। मतलब ये अमाउंट और ये अमाउंट सेम ही है, इधर से उधर गया। ठीक है, बाकी जो क्लोजिंग हमें दिया होगा, ओपनिंग हमें दिया होगा, और ये हमें भी, ये भी गिवन होगा मोस्ट लाइकली, या तो ये गिवन होगा या ये गिवन होगा, एक चीज बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगी। ये फिक्स्ड एसेट्स, या फिक्स्ड एसेट्स में कितना भेजना डेप्रिसिएशन, या फिर टोटल डेप्रिसिएशन, ये हमें एक चीज गिवन होगी। जैसे अभी जो हमने क्वेश्चन करा है उसमें ये भी गिवन था, ये भी और ये भी, ये हमें निकालना था। ये हमने कैसे निकाल लिया, बैलेंसिंग फिगर से निकल गया था। ठीक है, आई होप क्लियर है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ आया, लॉस इधर आया, और जो क्लोजिंग बैलेंस है ये तो गिवन ही होता है। ठीक है,
तो इनमें से ना एक एक फिगर जरूर जरूर हम ये अकाउंट क्यों बना रहे हैं, एक फिगर कहीं ना कहीं हमें क्या मिलेगी, बैलेंसिंग फिगर मिलेगी, और वो उस बैलेंसिंग फिगर को ही हमें ढूंढना है। या तो वो सेल हो सकती है, परचेज हो सकती है, डेप्रिसिएशन भी हो सकता है, प्रॉफिट या लॉस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिसिंग होगा। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है जो कि हमें बहुत अच्छे से आता है, इसमें समझाने वाला ज्यादा कुछ है नहीं, राइट। वो कौन सा मेथड है, जब डेप्रिसिएशन अलग से ना दिया हो, नेट ही दे रखा हो, मतलब डब्ल्यूडीवी पे, राइट। डेप्रिसिएशन अलग और फिक्स एसेट्स अलग, ऐसा नहीं है, दोनों मिला के नेट करके दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, डब्ल्यूडीवी डब्ल्यूडीवी करके यहाँ नेट मेथड फॉलो करेंगे। इसमें क्या है, सिंपल, ओपनिंग है, क्लोजिंग है, और डेप्रिसिएशन पूरे साल का आएगा यहाँ पर, पूरी पूरे फिक्स्ड एसेट्स पे जो भी एसेट है, और इसका लॉस प्रॉफिट सेम आ जाएगा। यहाँ परचेज, यहाँ सेल, देखो सारी चीजें सेम है। आप देखो एक बार, मैं जूम आउट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, सारी चीजें सेम है, बस चेंज क्या आया है, यहाँ पर नोटंकी कर रहे थे अलग से, अलग अलग पॉलिसी होती है कंपनी की, ये कर रहे थे ना कि यहाँ से डेप्रिसिएशन यहाँ चार्ज करेंगे, सिर्फ कहाँ भेजेंगे, सिर्फ उतना ही भेजेंगे जितना हमें बेचना है, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या किया, सबको क्लब करके बना दिया, राइट, सबको क्लब कर दिया, एक ही अकाउंट में सब कुछ शामिल है। तो यहाँ पर दो दो अकाउंट की नोटंकी नहीं है, राइट। तो यहाँ पर सेम है। इस पे एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, एक कंपनी है, उसके पास मशीन है जिसकी डब्ल्यूडीवी क्या है, 1 अप्रैल को 8,60,000, ये ओपनिंग है, ठीक है, और क्लोजिंग क्या है, 9,50,000। 1 अप्रैल पे ये है, 31 मार्च पे ये है, 9,50,000 और 8,60,000। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, पूरे साल का दे दिया है, कितना, 40,000। और बिगिनिंग में क्या है, बिगिनिंग में बेचा है एक आइटम मशीनरी का, कितने में, ये सोल्ड है, सोल्ड फॉर 25,000, 25,000 में बेचा है, जिसकी डब्ल्यूडीवी क्या थी, 20,000। तो 20,000 की चीज को 25,000 में बेच दिया, फायदा है नुकसान, 5,000 का फायदा है सर, ये तो सीधा सीधा, ठीक है। ये ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग हो गया, और ये डेप्रिसिएशन आ गया। सिंपल है ये तो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। तो इसमें क्या आएगा, ओपनिंग, क्लोजिंग गिवन था, डेप्रिसिएशन भी गिवन था, राइट, और कितने में बेचा है वो भी गिवन था। मिसिंग क्या था, ये प्रॉफिट भी हमें गिवन निकाल लिया था हमने, मिसिंग क्या था, ये अमाउंट, परचेज कितना हुआ फिर, 1.5 लाख रुपए। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीजें, कैश फ्लो देखोगे तो क्या क्या हुआ, एक तो ये है परचेज, और एक ये सेल, ये दो है ना। तो यहाँ पर ये प्रोसीड सेल है, और ये परचेज है। सेल्स मतलब पैसा आएगा, परचेज मतलब पैसा जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर है यहाँ तक। नेट क्या बचा, 1,25,000। आई होप फिक्स एसेट्स का अगर अकाउंट बनाना पड़े तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओपनिंग क्लोजिंग हमें दिए होंगे, राइट। सेल परचेज कहीं ना कहीं एक अमाउंट मिसिंग होगा, राइट, या सेल परचेज में नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस मिसिंग होगा, एक चीज बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगी। ओके सर, सर क्या ये फिक्स एसेट्स अकाउंट इंडिपेंडेंटली बनाने के लिए आता है, बिल्कुल नहीं आता, ये क्वेश्चन का पार्ट आता है हमेशा, इसीलिए हमें अकाउंट बनाना सीखना पड़ेगा पहले। क्योंकि अगर अगर आपको याद हो तो कल हमने कैश फ्लो का सिंपल सा क्वेश्चन किया था, राइट, जिसमें सीधा सीधा हमें कैश अकाउंट दिया हुआ था, तो कितना आया कितना गया हमें पता ही है, राइट। तो कैश फ्लो में वो दिक्कत नहीं है कि वो उसको क्लासिफाई करने में, क्लासिफाई करने का तो बहुत छोटा सा काम है। मेन जो दिक्कत है वो है कैश फ्लो आइडेंटिफाई करने में, उनको पता लगाने में, कैश फ्लो एक्चुअली है कितना और किस चीज का है, इनफ्लो है या आउटफ्लो है, राइट। वो चीज ढूंढना, वो चीज कहां से ढूंढेंगे, ये वाले अकाउंट्स प्रिपेयर करके। ओके सर, ठीक है। अब दूसरा अकाउंट और सीख रहे हैं, दूसरा अकाउंट क्या है, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, ठीक है। यहाँ क्या देख रहे हैं हम, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट सिंपल एसेट अकाउंट की तरह ही है, बस यहां पर डेप्रिसिएशन नहीं होता, सिंपल है, सेम है। देखो अगर आप देखोगे ना, मैंने ऊपर नीचे लिखे हुए हैं ये, अगर आप देखोगे, सेल यहां पर आ गई, लॉस
लॉस, प्रॉफिट, प्रॉफिट, ओपनिंग एरा, बीडी, ओपनिंग, क्लोजिंग, क्लोजिंग, राइट। और इसके अलावा जो परचेज है वो भी यहाँ और यहाँ, और सेल भी यहाँ। कोई क्या डिफरेंस है? सिर्फ डेप्रिसिएशन का, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो होती है वो डेप्रिशिएबल थोड़ी ना होती है, राइट। उस पे वियर एंड टीयर थोड़ी ना होता है। एक कार पे तो वियर टीयर होता है, लेकिन अगर आपने लेट्स से एक एफडी करवा दी, तो एफडी का भी वियर टीयर होता है क्या? नहीं, राइट। आई होप क्लियर है ये? हाँ, ऐसे कैसे क्लियर होगा, इस पर तो क्वेश्चन करना पड़ेगा, राइट। तो एक क्वेश्चन देखते हैं पहले, राइट। आई होप वहां से चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, उससे पहले अगर आप ये नोट करना चाह रहे हो तो कर लो, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर नोट कर लोगे पॉज करके तो सबसे बढ़िया है। ठीक है, नोट कर लो। एग्जाम्पल ये रहा, और ये रहा कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। आई होप डन है। ठीक है, आगे चल रहे हैं, हम एग्जाम्पल देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स वाला। हमें क्या निकालना है? कैश फ्लो फ्रॉम, देखो रिक्वायरमेंट अच्छे से पढ़ेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालना है, राइट। हमें इन्वेस्टमेंट दे रखी है एट 10%, 5 लाख और 2,50,000। ये क्लोजिंग है और ये ओपनिंग है, 2018 है ना, ध्यान से देखना है, ठीक है। वो शफल भी कर सकते हैं। फिक्स्ड एसेट्स है, क्लोजिंग और ये ओपनिंग, ठीक है। देखो इसमें जो ये होता है ना, ये जो रेट लिखा होता है आगे, इसका मतलब ये होता है इस पे इतना इंटरेस्ट मिलेगा हमें, या इतना रिटर्न मिलेगा, राइट। इंटरेस्ट कह लो, डिविडेंड कह लो, हम बाय डिफॉल्ट इंटरेस्ट ही मानेंगे, ठीक है। तो ये रेट ऑफ रिटर्न है। और इसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर देखेंगे तो क्या है? हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड, ये ध्यान से देखना, ठीक है। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरुआत में जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी, उसकी आधी इन्वेस्टमेंट हमने बेच दी, कितने पे? 10% के प्रॉफिट पे। मतलब जितनी भी उनकी कॉस्ट थी उसके 10% ज्यादा हमने उसको बेच दिया। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर। और इसके अलावा डेप्रिसिएशन है फिक्स एसेट्स पर 1 लाख रुपए। इंटरेस्ट जो हमें रिसीव हुआ है वो 35,000 है। डिविडेंड जो हमें रिसीव हुआ है वो 25,000 है, ठीक है। अगर हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड या डिविडेंड रिसीव नहीं दे रखा होता तो हम इसको रेट को यूज करके निकालते, बट अभी हमें दे दिया है डायरेक्टली, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधा हम ये मानेंगे हमें कैलकुलेट करके दे दिया है, ठीक है। ओके सर, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? एक तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनेगा, राइट, और एक फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनेगा। हमें दोनों बनाने आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फिक्स्ड एसेट अकाउंट कैसे बनेगा। हमें ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है, और साल का डेप्रिसिएशन भी दे रखा है। सिंपल है ये तो। कोई सेल नहीं है, कोई सेल नहीं है यहाँ पर, तो प्रॉफिट लॉस की बात ही नहीं आएगी। तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी? परचेज, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, सिंपल है। कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे। ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। एक बार क्वेश्चन चेक करोगे? वापिस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2.5 लाख है और 5 लाख है। इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ आधी इन्वेस्टमेंट्स बेच दी हैं जो ओपनिंग थी, राइट, और 10% के प्रॉफिट भी बेचे हैं। तो एक बार पहले प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट कितनी थी बिगिनिंग में? 2.5 लाख। इस कितनी बेची है? 50% बेची है ना, आधी बेची है। तो 50% कितना होगा 2.5 लाख का? 1,25। कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो। प्रॉफिट कितना होगा? 10% का बोला है ना, 10% के प्रॉफिट भी बेची है, तो 1,25 का 10% कितना हुआ? 12,500। तो इसका मतलब टोटल कितना हुआ? टोटल ऑफ दिस, राइट, कितना हुआ? 1,37,000। तो ये कितना हुआ? मतलब हमारे पास टोटल सेल वैल्यू कितनी हुई? 1,37,500। तो बाय बैंक 1,37,500। क्लोजिंग बैलेंस हमें दिया हुआ था, ओपनिंग दिया हुआ था, प्रॉफिट ये रहा जो हमने यही निकाला है अभी। और इसके अलावा बैलेंसिंग फिगर क्या आई? परचेज। तो हमने इन्वेस्टमेंट्स परचेज भी करी है और सेल भी करी है इस साल, ठीक है। तो अगर कैश फ्लो यहां पर देखोगे आप, कैश फ्लो क्या क्या है? एक तो ये, और एक ये, और इसके अलावा ये
तीन है कैश फ्लो। फिक्स्ड एसेट्स परचेज करे हैं तो इसका मतलब कैश पैसा तो गया होगा, ये नेगेटिव आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स भी परचेज करी है तो ये भी नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ ये सेल करी है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, जो सेल करी है इन्वेस्टमेंट्स वो यहाँ आ गया, और जो परचेज करी है इन्वेस्टमेंट्स वो यहाँ आ गई, नेगेटिव है क्योंकि परचेज करी है, पैसा जाता है परचेज करने पे, राइट। इसके अलावा इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड डायरेक्टली दे रखे थे। इन्वेस्टमेंट से क्या इनकम आती है, तो डिविडेंड आती है या इंटरेस्ट आती है, ये रिसीव्ड है तो इसलिए इन्वेस्टिंग का पार्ट बनेगा, हम यहाँ इन्वेस्टिंग निकाल रहे हैं ना। तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, यूज्ड क्यों लिखा है क्योंकि नेगेटिव है, 5,92,500 रुपए। ठीक है, 5,92,500 रुपीज। ठीक है, ये क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। बट सर अभी भी सर एक और क्वेश्चन करवाओ, एक और क्वेश्चन करवाओ इन्वेस्टमेंट्स पर, एक और क्वेश्चन करना है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे बच्चों के सामने, सर की एक ना चली और हम करने लगे एक और सवाल। ये है स्वॉन लिमिटेड, राइट। फॉलोइंग बैलेंसेस हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं बिगिनिंग में, इन्वेस्टमेंट्स हैं क्लोजिंग में, और इसके अलावा साल के दौरान क्या हुआ है वो भी देख लेते हैं। 40% इन्वेस्टमेंट बेच दी, पिछले क्वेश्चन में क्या था 50% बेची थी, यहाँ 40%। अब वो हाफ बोले 50 बोले 40 बोले वो देख लेंगे, कुछ भी वो या तो वर्ड्स में बोल सकता है परसेंटेज में बोल सकता है। बिगिनिंग की ये है, जो बिगिनिंग में थी उसका 40% हमने बेच दिया। कर सर ये क्या हमेशा बिगिनिंग ही होगा? देखो जरूरी नहीं है, हो सकता है सीधा सीधा अमाउंट भी दे दे। ठीक है, और कितने में बेची है नहीं बताया, कितने में नहीं बेची ये नहीं बताया, बट कितने प्रॉफिट से बेची है वो ये बता दिया है। तो सेम पिछले जैसा सवाल ये, इनफैक्ट उससे भी सिंपल है। तो हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालनी है, राइट। अगर हम इसको देखें तो वर्किंग नोट बनेगा, ओपनिंग क्या था बैलेंस 34,000, तो 34,000 कितनी बेची है 40% ऑफ 34,000 13,600। प्रॉफिट सीधा सीधा गिवन है 8,400। तो सेल कितने में करा है 22,000 में, तो जितने में सेल करा है वो पूरी वैल्यू यहाँ आ गई, राइट। बाय बैंक सेल अमाउंट, और प्रॉफिट जो है ये गिवन था, ये आ गया 8,400, क्लोजिंग भी गिवन था। तो बैलेंसिंग फिगर क्या आई, परचेज, परचेज करिए हमने 7,600। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो दो ही है कैश फ्लो, एक तो ये है और एक ये है। ठीक है, इसके अलावा कोई और तो है नहीं, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, सिंपल। पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ रहा है ना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सेल करेंगे तो इन्वेस्टमेंट तो जाएगी बट पैसा तो आएगा, और हमें पैसे का हिसाब लगा रहे हैं किसी और का नहीं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का हिसाब लगा रहे हैं। ठीक है, तो 22,000 आएंगे, लेकिन परचेज भी करिए इन्वेस्टमेंट तो 7,600 जाएंगे, नेट कितना आएगा 14,400। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितने पैसे आए 14,400 रुपए। क्लियर है? हाँ हाँ सर क्लियर है। सर एक और सवाल करवाओगे क्या, और करना है? चलो हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं पहले, ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं और उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है। ठीक है, ओके, तो आई होप ये क्लियर है। अगला अकाउंट क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ये चाहिए क्यों, हम बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं प्रोविजन इसके लिए। और जो मैंने आपको याद है बिगिनिंग में कोई चीज छुड़वाई थी एक, हाँ सर आपने छुड़वा दी थी, सर आपने, आप बीच में छुड़वा देते हो सर चीजें, बेटा टाइम पर बताई जाती हैं हर एक चीजें। ठीक है, स्लोली ग्रेजुअली करेंगे और सारी चीजें हो भी जाएंगी। पहले ये बताओ प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो हमारी लाइबिलिटी है या एसेट है? सर ये तो लाइबिलिटी है ना, क्या सवाल ढंग के सवाल तो पूछो। बट कोई बात नहीं बेटा, मैं अपने लेवल के पूछ रहा हूँ आपसे सवाल, आप तो इंटेलिजेंट हो। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, ओपनिंग बैलेंस यहाँ आ गया बीडी, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आ गया, राइट। जो कोई टैक्स अगर हम पे करेंगे तो इधर आ जाएगा, राइट, और जो इस साल का होगा वो यहाँ आ जाएगा, इस साल हमने जो प्रोविजन बनाया है। ठीक है,
तो इनमें से या तो ये बैलेंसिंग फिगर होगा या ये, इनमें से एक चीज गिवन होगी। ओपनिंग क्लोजिंग तो गिवन होंगे ही, और इनमें से एक चीज गिवन होगी, एक चीज गिवन होगी, दूसरी चीज हम निकाल लेंगे। ठीक है, इनका यूज कहाँ आएगा उसको हम अभी देखते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज? बताओ, बोलो। हाँ सर क्लियर है। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन करना चाहते हो क्या आप? सर वैसे तो सिंपल है ये, लेकिन अगर आप करवा दोगे, वैसे मैं प्रिपेयर नहीं था इसको क्वेश्चन करवाने के लिए, बट कर लेता हूँ। लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? ओपनिंग बैलेंस है और ये क्लोजिंग बैलेंस है। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है? 50,000 है और 75,000 है। 50,000, 75,000। इसके अलावा ड्यूरिंग द ईयर the company made a provision of 65,000। अब यहाँ क्या करना है? डिटरमिन या फाइंड आउट द टैक्स पेड। सिंपल है? हाँ सर ये तो सिंपल लग रहा है। इसका सॉल्यूशन यहाँ कर रहा हूँ मैं। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ये तो साथ साथ नोट कर लेना, इसके लिए टाइम की जरूरत पड़ेगी नहीं। अगर फिर भी आ जाता आपका तो आप बाद में लिख लेना। फॉर्मेटिंग नहीं कर रहा हूँ मैं इसमें, हाँ सिंपल लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो बाय बैलेंस पीडी ये बताया था मैंने। कितना है? 50,000 ओपनिंग, और क्लोजिंग क्या है? बैलेंस सीडी क्लोजिंग इज 75,000। ये तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। और जो ड्यूरिंग द ईयर प्रोविजन बनाया वो कितना अमाउंट है? वो है 75,000। ठीक है, बाय प्रोविजन मेड पीएनएल, पीएनएल में कितना हुआ? ये 65,000। तो ये कितना हुआ? ये हुआ 1,15,000। 1,00,000, हाँ 1,15,000। तो बैलेंस कितना बचा? दूसरे रंग से लिखूं? हाँ सर, टू बैंक अकाउंट टैक्स पेड, यही मांगा था हमसे, टैक्स पेड। बैलेंस की फिगर आ जाएगा, बैलेंस निकाल दिया। कितना आएगा बैलेंस? ये आ गया 40,000। क्लियर है? इसका मतलब क्या है? ये जो 40,000 है ये कहाँ जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैंने बताया था ना, जो टैक्सेशन होता है, इनकम टैक्स होता है, उसकी पेमेंट को हम क्या मानते हैं? ऑपरेटिंग। उसकी पेमेंट को ऑपरेटिंग मानते हैं। ठीक है, पेमेंट नहीं होगी तो कैश फ्लो ही नहीं है, जैसे कि ये जो है कैश फ्लो ही नहीं है ये तो। ठीक है, क्लियर है?
हाँ सर क्लियर है। आगे चलें। आगे जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत 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 क्रूशियल है, राइट, और वो बहुत काम आने वाला है आगे चल के। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे सारे, ध्यान से। ठीक है ना, तैयार हैं आप? हाँ सर हम तो रेडी हैं, कब से रेडी हैं सर, आप ही टाइम लगाए जा रहे हो। चलो बेटा, गलती हो गई मुझसे। सर आप इतना मत बोला करो बेटा, अगर मैं नहीं बोलूंगा तो पढ़ाएगा कौन? चलो ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं? देखो, एक तो ये कॉन्सेप्ट है, और इससे रिलेटेड यहाँ जो मैंने दो चीजें सीखी है ना, प्रोविजन फॉर टैक्स और डिविडेंड, इससे रिलेटेड एक जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का बहुत मेन चीज है, वो आएगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनना है चीजों को, और जहां अगर क्वेश्चन, अगर डाउट आता है तो कोई बात नहीं, एक बार सुन लेना, आई होप रिजोल्व हो जाएगा। नहीं रिजोल्व होता है तो आप ऑब्वियसली कॉन्टेक्ट कर सकते हो मुझे, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि जो डिविडेंड है ना, एक बार ये आप नोट कर लो। ऐसा करते हैं, एक बार ये आप नोट कर लो, ये सब कुछ तो नोट कर लिया है ना आपने? ये लो, कर लो, पॉज करके नोट करो पहले। कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप ये नोट करो। कर लिया, चलो डन। अब आपने नोट कर लिया है, तो पहले मैं आपको समझाऊंगा और उसके बाद बात करेंगे। ये समझा रहा हूं, ये आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। देखो, जो डिविडेंड होता है ना, उसमें कुछ चीजें हमें समझ लेना जरूरी है पहले। ठीक है, वो कुछ चीजें क्या है सर? वो चीजें हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाना तो सीखा ही था ना। पुराने फॉर्मेट यूज कर रहा हूँ, माइंड में करना, सिर्फ समझाने का इंटेंट है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हमने सीखा था। हाँ सर, हाँ हमने सीखा था। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें आती थी, यहाँ सेल्स आती थी, है ना। तो मान लो यहाँ सीओजीएस है, टू जीपी है। राइटिंग भी मत जाना, समझाना चाह रहा हूँ, ना ही आपको नोट करना है और ना ही मैं करवाना चाहता हूँ आपको ये नोट। ठीक है, तो यहाँ पर सैलरी आती थी, राइट। टू इलेक्ट्रिसिटी बिल आ सकता है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। टू टेलीफोन एक्सपेंस आ सकता है। टू बहुत सारी चीजें, ऑपरेटिंग, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ना, बहुत सारी चीजें आती थी ना। उसके बाद क्या निकलता था? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट या लॉस जो भी है, ठीक है, नेट प्रॉफिट निकलता था। अभी प्रॉफिट ही मान रहे हैं ना। यहां तक क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद हम एक अकाउंट और बनाते थे, आपने पार्टनरशिप में भी पढ़ा है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना, याद आ रहा है? हाँ सर, याद तो आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो प्रॉफिट है वो यहाँ आ जाता था, बाई नेट प्रॉफिट। और यहाँ पर क्या है, जो भी पार्टनर्स को देते थे वो आ जाता था। कंपनी में क्या होता है, पार्टनर्स तो होते नहीं है, शेयर होल्डर्स होते हैं। तो जैसे कि शेयर होल्डर्स को जो भी चीजें आएंगी, या फिर मान लो रिजर्व अलग से जो साइड करा वो यहाँ आ जाएगा। और इसके अलावा क्या है, पार्ट ओ शेयर होल्डर्स को क्या देंगे, डिविडेंड देंगे, वो यहाँ आ जाएगा, राइट। तो वो सारी चीजें यहाँ आ जाती हैं। बट जो प्रोविजन फॉर टैक्स है ना, वो इधर आता है आपका। ओ, ठीक है। तो आपको यहाँ ये सर, आप इतनी कहानी को बता रहे हो पुरानी, ये तो बचपन की बातें हैं। ये यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो यहाँ चीजें आती है ना, ये जो खर्चे आते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? ये जो खर्चे होते हैं, इनको कहते हैं हम चार्ज ऑन प्रॉफिट। ओ, और ये जो जहाँ जो ये चीजें आती हैं, और भी आ सकती हैं, एग्जाम्पल के लिए दो लिखी हैं। इनको हम क्या कहते हैं? इनको क्या कहते हैं? इनको डिस्ट्रीब्यूशन या अप्रोप्रिएशन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन या अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। ओ, बट सर इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब ये है कि ये वाली चीजें मैंने कल लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना, पीएनएल अप्रोप्रिएशन, वो जो हम पीएनएल का ये वाला प्रॉफिट लेते हैं, राइट, शुरुआत करने के लिए कैश फ्लो की, बट हमें यहाँ की एडजस्टमेंट भी दे रखी होती है। और यहाँ पर जो बाद में आता है ना, यहाँ पर जो बाद में आता है बैलेंस, राइट, बैलेंस सीडी, वो क्या आता है, ये बैलेंस शीट में जाता है। तो जब हम बैलेंस शीट से बनाएंगे कैश फ्लो को, तो उस टाइम पे ध्यान रखनी है। अभी क्यों बता रहे हो सर फिर, अभी तो आप वो समझा ही नहीं रहे हो। अभी मैं इसलिए समझा रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ आपको, जो डिविडेंड होता है ना, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो डिविडेंड होता है वो भी अप्रोप्रिएशन होता है। ठीक है, तो पहले डिविडेंड यहाँ आएगा, उसके बाद उसकी पेमेंट होगी। हमें किससे मतलब है, हमें पेमेंट से मतलब है। और जो डिविडेंड की पेमेंट होगी वो कहाँ जाएगी, वो फाइनेंसिंग में जाएगी, क्योंकि ये सर्विस कॉस्ट है, राइट, शेयर होल्डर्स की। ठीक है, ओके सर। तो सर अब आपने ये तो समझा दिया, चलो हमें ये चीजें समझ में आ गई है, चार्ज ऑन प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। अब आप डिविडेंड का तो बताओ। अब देखो डिविडेंड ना बेटा दो होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है इंटरिम डिविडेंड और एक होता है फाइनल डिविडेंड, या जिसको डिविडेंड भी कह देते हैं नॉर्मल। नॉर्मल डिविडेंड अगर सिर्फ डिविडेंड कह रहे हैं तो इसका मतलब फाइनल डिविडेंड की बात कर रहे हैं। बट अगर इंटरिम डिविडेंड अगर बोल दिया है तो इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं, हम इंटरिम डिविडेंड की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली। सर दोनों में फर्क क्या होता है, देखो एक जनरल फिनोमिना है, एक जन मतलब ये ऐसे ही होता है। क्या होता है, मान लो ईयर क्या है, ईयर 2020-21 है, ठीक है। इसका जो डिविडेंड, ये ईयर कहां से शुरू होता है, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक जाता है। सर ये तो पता है, क्या बता रहे हो, है ना, ये चीज तो पता है आपको। तो अगर इसका जो डिविडेंड है ना, वो कहां जाएगा, वो जाएगा आफ्टर 31 मार्च 2021। क्योंकि हमें, हम प्रॉफिट्स में से देते हैं ना, प्रॉफिट्स का हमें कब पता चलेगा, 31 मार्च से पहले तो पता लगेगा नहीं एग्जैक्ट नंबर। ठीक है सर, है ना। तो उसके बाद डिविडेंड की बात करते हैं हम आगे। तो जो ये नॉर्मल है कि नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे पहले, 31 मार्च तक का वेट करेंगे, उसके बाद डिविडेंड देंगे, ये क्या है, इसको कहते हैं हम डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड। ठीक है, बट इसके अलावा इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, वो विद इन मतलब बीच में कहीं पे कर दिया जाता है। मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कभी भी पे करा जा सकता है। बट जो नॉर्मल डिविडेंड होता है वो आफ्टर 31 मार्च ही पे करते हैं। ठीक है, तो आफ्टर और इन बिटवीन फर्क समझ में आया। इन बिटवीन जो पे करते हैं, विद ड्यूरिंग द ईयर जो पे करते हैं, वो होता है इंटरिम डिविडेंड। बट जो साल गुजरने के बाद पे करते हैं वो होता है प्रपोज डिविडेंड। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। तो देखो डिविडेंड में दो चीजें और होती हैं। प्रोसेस क्या होता है, पहले तो साल गुजर गया, 31 मार्च गुजर गया, उसके बाद हम प्रॉफिट बनाएंगे, सब करेंगे। तो जो मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के किसी, वो क्या करते हैं, वो एनालाइज करते हैं सारी चीजों को और देखते हैं हम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, और हमारे पास प्रॉफिट कितना बच रहा है। उसके बाद वो एक डिसीजन लेते हैं डिविडेंड डिक्लेयर करने का या डिविडेंड डिक्लेयर ना करने का। ठीक है, मान लो उन्होंने डिविडेंड किया डिक्लेयर, ठीक है, और फिर मीटिंग होती है जिसमें शेयर होल्डर्स आते हैं। ठीक है, शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, अप्रूव करते हैं उसको, और जब वो अप्रूव हो जाता है तो वो क्या कर जाता है, फिर उसके बाद उसकी पेमेंट होती है। सर इतनी लंबी चौड़ी कहानी बता क्यों रहे हो, ये लंबी चौड़ी कहानी बताने का मतलब ये है कि जो मान लो ईयर 2020 और 21 का जो फाइनल डिविडेंड है, वो पे कब होगा, वो आफ्टर 2021, मतलब आफ्टर 31 मार्च 2021 पे होगा। अगर मैं कहूं इसको तो क्या होगा, जो पेमेंट का ईयर होगा वो क्या होगा, क्या होगा बताओ। हाँ बिल्कुल सही है, 21-22, राइट, ये वाला साल लग गया ना। बट जो हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन की बात कर रहे हैं, वो तो इस वाले अप्रोप्रिएशन में चला जाएगा ना भाई, वो बट ऑब्वियस है। ठीक है,
सॉरी मतलब पीएनएल अप्रोप्रिएशन में तो इस वाले में जाएगा, इसमें तो जाएगा नहीं, राइट। तो हम क्या करेंगे, जो पुराना वाला डिविडेंड होता है ना, उसको हम कंसिडर करते हैं और उसको हम मान लेते हैं जितना उन्होंने प्रपोज किया था। डिक्लेयर या प्रपोज करना आप कुछ भी कह सकते हो, प्रपोज वर्ड ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो उन्होंने प्रपोज किया था जो, वो हमने इस साल पे कर दिया, राइट। तो जो लेट्स से इस साल का जो डिविडेंड है वो कौन से साल में जाके पे होता है, अगले साल में जाके। तो हमें जो कैश फ्लो के लिए कंसिडर करना है, हमारे लिए रेलिवेंट क्या है। मान लो अगर हम ये वाला इस साल का जो कैश फ्लो बनाएंगे, तो उसके लिए ये वाला डिविडेंड ही तो रेलिवेंट होगा कैश फ्लो पर्पस के लिए, पैसा जाने के पर्पज से। जाने की बात करेंगे ना, आने या जाने की बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में, तो पैसा जाने के पर्पज से इस वाले साल का जो होगा डिविडेंड प्रपोज होगा, वो रेलिवेंट होगा हमारे लिए। क्लियर है ना, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। इस साल का इरेलीवेंट है क्योंकि वो अगले साल चला जाएगा, उस साल के लिए जब हम बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट तब देखेंगे, अभी नहीं देखे, अभी नहीं देख रहे वो, ठीक है। बोलो हाँ, क्लियर है ना। ये बहुत जरूरी है और ये एडजस्टमेंट में आ ही जाता है, ठीक है। तो सर मुद्दे की बात करो अब, समझा तो दिया आपने ये सब कुछ। मुद्दे की बात ये है, जो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड होता है, करंट ईयर्स प्रपोज डिविडेंड, ये इरेलीवेंट है अपने लिए। ओ, तो सर आप ये बताना चाह रहे थे, हाँ ठीक है। तो जो करंट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है वो इरेलीवेंट है कैश फ्लो के पर्पस के लिए। डन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। हाँ सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, अगर आपको ये समझ में आ गया है ना, तो हम एक बार ही आगे बात कर लेते हैं। अब क्या बात करते हैं आगे, कि डिविडेंड इज नॉट अ चार्ज। ऊपर क्यों आ गया, डिविडेंड इज नॉट अ चार्ज बट अप्रोप्रिएशन, ये मैंने बता दिया आपको, क्योंकि ये चार्ज नहीं है, क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स है। देयर फोर एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट्स टू बी मेड ओनली व्हेन डिफरेंस ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंसेस फ्रॉम बैलेंस शीट इज यूज्ड। मैंने आपको बताया पीएनएल अप्रोप्रिएशन बता के समझा के, कि जब हमें ये वाला प्रॉफिट नहीं पता होगा तो हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट के थ्रू जाएंगे ना, डिफरेंस निकालने ओपनिंग क्लोजिंग का, वहां से प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। तब हमें यहाँ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपको ये समझ में नहीं आया ना ये वाला पॉइंट, तो अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लेना, क्योंकि हम अगले कॉन्सेप्ट पे इसको समझने वाले हैं, ठीक है। अब इंटरिम डिविडेंड क्या है, इट इज द डिविडेंड विच इज डिक्लेयर्ड एंड पेड विद इन द सेम ईयर। कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब जिस साल की हम बनाएंगे उसी साल डिक्लेयर होगा और उसी साल ही पे होगा, राइट। तो इसके लिए एडजस्टमेंट क्या चाहिए, दो एडजस्टमेंट चाहिए। एक तो ऐड कर दो करंट ईयर्स के प्रॉफिट में, दूसरा कैश आउटफ्लो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये तो बहुत सिंपल है, राइट। इसके अलावा ये डिविडेंड है जो डिक्लेयर एक साल में होता है, डिक्लेयर और पे क्या होता है, जब आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मैंने बताया था ना एग्जांपल देके, कि जब साल खत्म हो जाता है उसके बाद ये डिक्लेयर पे होता है, इसीलिए हमारे पास पुराना वाला जो डिविडेंड होगा वो रेलिवेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल द फाइनल डिविडेंड फॉर द ईयर 2021 will be declared and paid in the year 2021-22, ठीक है। तो इसमें एडजस्टमेंट भी सेम होगी जो इसमें होगी, ठीक है। ये भी कैश आउटफ्लो, ये भी कैश आउटफ्लो है, और करंट ईयर के प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। बस यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर तो प्रीवियस ईयर करंट ईयर का झंझट ही नहीं है, बट यहाँ पर हमारे लिए प्रीवियस ईयर वाला रेलिवेंट होगा, ना कि करंट ईयर वाला, ठीक है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, नहीं होनी चाहिए। एक चीज और समझ रहे हैं इसके साथ साथ, आई होप आपको ये क्लियर है चीज, ठीक है। अब हम समझ रहे हैं, यहाँ मैंने कुछ लिखवाया था जो उसे छुड़वा दिया था। हाँ सर आप छुड़वा देते हो, है ना, बट अब कर रहे हैं। देखो, जो हम निकाल रहे हैं ना, हम इस प्रॉफिट से हम ये प्रॉफिट पाना चाहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू करने के लिए। मैंने कल आपको नोट भी करवाया था ना फॉर्मेट में, अगर आप देखोगे तो हम कहां से शुरू करते हैं, हम शुरू करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, यहां से शुरू करते हैं। ये कौन सा वाला प्रॉफिट है,
ये वाला प्रॉफिट है, बट इसमें टैक्स कंसिडर नहीं कर रहे, टैक्स के बिना। ठीक है, ये वाला प्रॉफिट है। तो ये वाला प्रॉफिट निकालेंगे कैसे, अगर हमें ये बैलेंस शीट दे दी सीधा सीधा तो वो कैसे निकालना पड़ेगा हमें, ओपनिंग और क्लोजिंग को एडजस्ट करके बैलेंस शीट से। और फिर ये अप्रोप्रिएशन, देखो यहाँ ये जितनी भी एडजस्टमेंट्स है ना, यहाँ ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकालने के लिए ये जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं, जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं, ये कौन सी वाली हैं, ये ये वाली हैं, ध्यान रखना, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स है। ठीक है, ये क्यों समझा रहा हूं, ये इसीलिए समझाया था मैंने, ताकि आपको ये पता रहे कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और चार्ज क्या है। ठीक है, तो देखो जैसे इसमें नेट प्रॉफिट या तो हमें पीएनएल से मिल जाएगा, सीधा 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 पीएनएल से मिल गया तो मुबारक हो, बहुत अच्छी बात है। बट अगर नहीं मिला तो हम ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल निकालेंगे, जो कि बैलेंस शीट में हमें गिवन होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस की हेडिंग में। ठीक है, और वहां ऐड क्या करेंगे, रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व कितना किया, डिविडेंड जितना पे कर दिया हमने इस साल, इंटरिम डिविडेंड जो पे कर दिया, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स जो है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कुछ भी हो सकते हैं, हम समझ लेंगे, जैसे कि आग लग जाना, कुछ ना, मतलब आग लग जाना, तो मतलब इस तरह के जो कभी कभार इवेंट होते हैं इस तरह के। और इसके अलावा प्रोविजन फॉर टैक्स भी ऐड करेंगे, उसका इंटेंट क्या है, उसका पर्पज ये है क्योंकि यहाँ तो लेस हो गया होगा ना, बट हमें इसके बिना चाहिए, तो इसको हम ऐड कर देंगे वापस। इसके अलावा लेस भी करेंगे अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्रेडिटेड है, सॉरी एक मिनट, अगर आपने भी वो कर लिया था तो इसको करेक्ट कर लेना। जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम होती है ना, अगर एक्सपेंस को हम वो ऐड कर रहे हैं वापस, जो इनकम है उसको वापस लेस भी करेंगे। ठीक है, और रिफंड या फिर जो प्रोविजन फॉर टैक्स है उसको भी एडजस्ट करके क्या आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। सर ये ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, मुझे पता है ऐसे नहीं आएगा समझ में, इसलिए हम क्या करते हैं, हम एक एग्जाम्पल करते हैं। सर आज तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस करवा रहे हो, बेटा क्वेश्चन से तो क्लैरिटी आती है ना, क्वेश्चंस के बिना आती है क्या क्लैरिटी, बताओ। हाँ सर ये बात भी सही है, तो करवाने दो फिर। चलो ठीक है, तो ये एक्सट्रैक्ट है, मतलब कि पूरी बैलेंस शीट नहीं है, केबीसी लिमिटेड की, राइट। और इसमें क्या है, सरप्लस, बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है हमें, राइट। ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है, डिविडेंड जितना पेएबल है वो दे रखा है, डिविडेंड जो प्रपोज किया है ये 18 का है, इतना है, करंट ईयर का इतना है, 3 लाख, 3,50,000। हमें क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। क्वेश्चन क्लियर है। देखो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट नहीं दिया है सीधा, जो ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं वो दोनों साल की बैलेंस शीट दी होती है और कुछ एडजस्टमेंट्स दी होती हैं, यही आते हैं एग्जाम्स में, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम फुल फ्लेज क्वेश्चंस करेंगे कैश फ्लो के, राइट। और अभी हम समझ रहे हैं कि अब डिविडेंड की आगे ना इसमें एडजस्टमेंट, डिविडेंड को किस तरह से एडजस्ट करेंगे, डिविडेंड और नेट प्रॉफिट ये साथ साथ में चीजें चलेंगी। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। अब एक चीज बताओ, ओपनिंग बैलेंस 5 लाख है, क्लोजिंग 3 लाख है, ये बढ़ा कैसे, प्रॉफिट कमाया होगा तभी तो बढ़ा है ना। हाँ सर, तो कितना कमाया है साल का, 3 लाख रुपए। ठीक है, तो ये 3 लाख रुपए क्या है, जो बैलेंस सीडी करा था ना हमने, जो ट्रांसफर कर दिया था पीएनएल एप्रोप्रिएशन से, ये 3 लाख रुपए वो है। ठीक है, ये आ गया 3 लाख, क्लोजिंग में से ओपनिंग घटाया तो क्या आ गया 3 लाख। सर ये नेगेटिव भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है नेगेटिव। और जो डिविडेंड पेएबल ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख रुपए, राइट। ये पिछले, ये ना इस साल पेएबल होगा, जो पिछले साल प्रपोज, पिछले साल का जो डिविडेंड है, राइट, वो प्रपोज डिक्लेयर और पेड इस साल होगा ना, पिछले साल का जो है, तो ये पिछले साल का है, राइट। लेकिन जब ये पेएबल है इस साल, राइट, इस साल ये पे होना है, तो हमने पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डाल दिया होगा ना, डाल दिया होगा तो इसका मतलब क्या, प्रॉफिट कम किया होगा इसने,
बट ये प्रॉफिट कम करेगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम तो वो वाला नेट प्रॉफिट चाहते हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से आता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, ये वापस ऐड करना पड़ेगा। तो ये आ गया हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अगर आप देखोगे ना इसमें 3,50,000, इसको हमने इग्नोर कर दिया। इग्नोर कर दिया ना, तो मैंने यही समझाने की कोशिश करी थी आपको, ठीक है। और इसके अलावा जो डिविडेंड पेएबल है, इसको भी हमने इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर रेलिवेंट नहीं है। जब हम आगे आएंगे तो वहां पर जो रेलिवेंसी आएगी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। क्लियर है? सर इतनी जल्दी कहाँ क्लियर होता है, एक और सवाल। ठीक है, एक और सवाल कर लेते हैं। सर ये तो बड़ा लग रहा है। कुछ बड़ा नहीं है, छोटे छोटे सवाल हैं ये तो, ठीक है। Following from the following information relating to the year ended 31st March 2019, calculate net profit before tax and extraordinary activities। जो टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज से पहले वाला जो प्रॉफिट है वो हमें निकालना है, नेट प्रॉफिट, मतलब जो पीएनएल का प्रॉफिट है वो वाला। सरप्लस है मतलब पीएनएल का जो बैलेंस शीट में बैलेंस है, ओपनिंग भी दे रखा है क्लोजिंग भी, तो इसलिए तो वही है। क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करो, नेट आ जाएगा। हाँ सर। इसके अलावा ट्रांसफर किया है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व से, ये भी लेस कर देंगे। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का है, तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ये भी ऐड, ये भी ऐड। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, राइट। तो इंटरिम डिविडेंड है, ये तो इसी साल का है, वापस ऐड करेंगे। यहां ऐड क्यों कर रहे हैं इसको, क्यों? क्योंकि ये तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन का आइटम है, नंबर वन। नंबर टू, ये इन्वेस्टिंग का आइटम है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा जो पेड है, राइट, ऑपरेटिंग में नहीं आएगा, राइट, इसलिए इसको ऐड कर देंगे। इसके अलावा जो प्रोविजन फॉर टैक्स है उसको ऐड कर देंगे, राइट। इनकम टैक्स पेड, ये यहाँ तो आएगा नहीं, राइट, ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। तो अगर देखोगे तो 6,72,000 और 2,00,000 माइनस किया तो 4,72,000। ट्रांसफर जो किया डीआरआर में 2,00,000 ऐड कर दिया। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का यहाँ ऐड कर दिया। इंटरिम डिविडेंड जो पेमेंट करते हैं और वो यहाँ ऐड कर दिया। प्रोविजन फॉर टैक्स भी ऐड कर दिया। तो क्या आया हमारे पास, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। देखो इसको समझने के लिए ना आप एक बस जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन है ना उसको इमेजिन करना। मैंने कुछ आइटम्स लिखवाए थे ना आपको, रिजर्व्स होंगे, राइट, उसमें क्या होगा, उसमें डिविडेंड्स होंगे, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, किसी भी नाम से हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां जो भी आइटम्स आएंगे वो आएंगे, बट वहां डिविडेंड के मामले में कौन सा आइटम आएगा, पिछले साल वाला डिविडेंड आएगा वहां पर, ठीक है। चलो ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी सेम सही है ना। यहाँ पर भी क्या निकालना पड़ा है, क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। सरप्लस है, ओपनिंग क्लोजिंग, नेट निकाल लेंगे इसका, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्लोजिंग में तो माइनस किया, ओपनिंग, इसका मतलब क्या, नेट हमने कितना गेन किया। डिविडेंड जो पे है, राइट, ये डिविडेंड जो पे करा है इसको हम क्या करेंगे, एड बैक कर देंगे। इंटरिम डिविडेंड जो पे करा है इसको भी एड बैक कर देंगे, और जो रिजर्व में ट्रांसफर करा है उसको भी ऐड करेंगे। प्रोविजन जो बनाया है टैक्स के लिए उसको भी ऐड करेंगे। रिफंड टैक्स का इसको लेस करेंगे, हाँ? और जो लॉस ऑफ इन्वेंट्री है ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, राइट, इसको ऐड कर देंगे। और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है, जो ये लॉस हुआ इसके अगेंस्ट में कुछ इंश्योरेंस क्लेम मिला, जिसको भी हम लेस कर देंगे, राइट। यहाँ नेट आया 68,000, रिजर्व में जो हमने डाला था वो ऐड कर दिया। डिविडेंड जो हमने ड्यूरिंग द पे करना है वो भी कर दिया। इसके अलावा इंटरिम डिविडेंड जो पे करा है वो भी लेस कर दिया। प्रोविजन फॉर टैक्स वो भी ऐड कर दिया, सॉरी ऐड कर दिया सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड करने वाले आइटम्स ये हो गए, लेस करने वाला क्या है, रिफंड ऑफ टैक्स, राइट। रिफंड ऑफ टैक्स लेस क्यों कर रहे हैं, रिफंड ऑफ टैक्स लेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो प्रोविजन है ना वो उतने से कम हो जाता है जब रिफंड होता है, ठीक है। तो ये प्रोविजन अल्टीमेटली नेट ऑफ करके भी लिख सकते हैं, बट बुक्स वगैरह में
आपको इस तरह से दे रखा है तो एग्जाम में भी यही दिखाना चाहिए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, राइट, जो लॉस हुआ है फायर की वजह से उसको ऐड कर दिया, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन हुआ है, राइट, उसको हमने लेस कर दिया। तो नेट क्या आया? नेट आया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप जरूर पूछ लेना मुझसे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं रुके या आगे चलें? सर ऐसा करते हैं, आज यहीं रुक, इतना ही रुक, है ना, इतना ही रखते हैं आज, इतना ही रखें, देख लो। चलो अगर आप कहते हो कि इतना ही रखें तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, हम कल मिलेंगे, और बाकी आप तब तक इसको रिवाइज कर लेना जो चीजें हमने करी हैं अभी तक। कल से हम फुल फ्लेज क्वेश्चंस करेंगे। समझाने वाली चीजें बहुत कम बची हैं अब, मेन चीज बची है प्रैक्टिस, और वो हम साथ में मिलकर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे साथ में मिलकर, ऑलरेडी हमने काफी सारे कर लिए हैं। ठीक है, तो बाय बाय, और ध्यान रखना अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।